हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPA जीवन 74 के यूनिट नंबर 6 को देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई हैं, जैसे कि अर्थ समिट, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इन सभी को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो पिछले यूनिट्स में हमने ये देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है। और फिफ्थ यूनिट में हमने ये देखा कि इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, हमने ग्लोबल कॉमन्स की बात की थी कि ग्लोबल कॉमन्स को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि इसमें हमें ये बताया गया है कि जो कॉमन है, ग्लोबल कॉमन है, हमें उनको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रॉम द ह्यूमन इंटरवेंशंस, कि इंसानी हाथों से इन ग्लोबल कॉमन्स को थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। तो अगर हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है तो ये सिर्फ एक देश का काम नहीं है, बहुत सारे देशों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड हमें कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि अगर एक कोई देश निकल कर आए, फॉर एग्जांपल US आ जाए आगे कि मैं सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से टाइम दूंगा रिप्लेनिश होने के लिए, उनको बचाऊंगा, उनके लिए कुछ स्टेप्स उठाऊंगा, तो ऐसा किसी के बस की बात नहीं है, भले ही वो कितना बड़ा डेवलप्ड देश हो। तो इसी के लिए हमें वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी नीड भी देखी जाती है कि हमें कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ज़रिए हमें कुछ इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, कि जिसके साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए और इन्वायरमेंटल और सोशल इक्वालिटी भी यहाँ पर बनी रहे। तो हमने एक वर्ड यहाँ पर देखा, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन से हम समझते क्या हैं? तो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम मानते हैं कि बहुत सारे देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट या ट्रीटी होती हैं, जो कि यूएन के अम्ब्रेला के अंदर होती है। मतलब यूएन के अंडर बहुत सारे देश आते हैं और कुछ ट्रीटी या अरेंजमेंट यहाँ पर करते हैं, जिसको वो आगे फर्दर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये सब एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में आता है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो चुकी हैं ऑन द वेरियस इश्यूज, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, टैरिफ्स एंड ट्रेड, हाई सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर्स। तो पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव थ्री मेजर कन्वेंशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में तो हमारे पास यहाँ पर तीन मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। सबसे पहली कन्वेंशन आती है हमारे पास, वो आती है UNCED, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका बहुत ही फेमस नाम अर्थ समिट या रियो समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होती है 1992 में। सेकंड आता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD ऑफ 2002, जिसे हम रियो प्लस 10 भी कहते हैं, क्योंकि 1992 के 10 साल बाद ये हुई। ठीक है, तो इसे रियो प्लस 10 भी कहा जाता है, और ये जोहानसबर्ग में हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कैपिटल भी है। थर्ड आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD, जो कि 2012 में होती है, फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और इसे रियो प्लस 20 कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जब रियो समिट हुई 1992 में, और उसके 20 साल बाद यहाँ पर 2012 में ये हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी की आगे हम बात करने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि अर्थ समिट जब 1992 में होती है, उसके 20 साल पहले की क्या कहानी रहती है। तो ग्लोबल गवर्नेंस की नीड को आइडेंटिफाई करें तो ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना हमारी एक मेजर प्रायोरिटी रहा है। तो इस सभी का काम चालू होता है अर्ली 1970s में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन से ही इस पहल को शुरू किया जाता है कि हम ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द ह्यूमन इंटरवेंशंस। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस जो होती है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर, वो 1972 में होती है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम आज स्वीडन की कैपिटल भी है, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस कन्वेंशन में हमें ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं, उन पर एक कॉमन एफर्ट्स लगाए जाएं, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हम उसे प्रिजर्व करके रख सकें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम आज के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो फ्यूचर के जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो आने वाले जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए ही फ़ायदा होगा।
इसी वजह से इसमें यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट्स और लोग हैं उन पर कॉमन एफर्ट्स लगाए जाएं ताकि हमारे इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन हो और ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट मिल सके। जो मेजर आउटकम निकल के आता है इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, वो ये होता है कि इसमें यूएनईपी की स्थापना कर दी जाती है, जो कि होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी बनता है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को सेट करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर एडवोकेट भी करता है। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, ग्लोबल कॉमन्स है, हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, तो इस सभी में काम करता है। और इसके अंडर बहुत सारी मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स भी चलते रहते हैं। तो यूएन की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 10 साल बाद ये रियलाइज किया जाता है कि जो नदर्न कंट्रीज हैं, हाई इनकम ग्लोबल नॉर्थ जो है और लो इनकम ग्लोबल साउथ जो है, उसमें से कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को गिव अप करने की कोशिश करें। गिव अप मतलब छोड़ देने की। अब रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब हुआ कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया और उससे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो 1972 की कॉन्फ्रेंस के बाद ये देखा गया कि ना तो नॉर्थ ये चाह रहा है कि वो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना छोड़े और ना ही साउथ ऐसा चाह रहा है। इसी को देखते हुए ये कहा गया कि ऐसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट की रिप्लेसेबल कैपेसिटी से ही उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसे टाइम ही कहाँ मिलेगा दोबारा बनने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़र तो हमें ही करना है बाद में। अब इससे होगा क्या कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ओवर एक्सट्रैक्शन होगा तो ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करेंगे, एसिड रेन होगा, ठीक है, वेदर पैटर्न्स में हमें बदलाव देखने को मिलेगा, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन और ओजोन लेयर का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बताया गया है कि ये सब जो आउटकम्स हैं, मेजर आउटकम्स हैं जो आगे ह्यूमैनिटी को सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये एक अर्जेंट नीड भी देखी गई कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंटल कंसेप्ट चाहिए जो कि अलाउ करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। मतलब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो जाए। तो 1983 में सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, उस समय के नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड को ये कहते हैं कि यूएन से अलग एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और जिसका फोकस हो कि इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखे और उनके सॉल्यूशंस बताएं। तो ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, हम उसे ब्रोटलैंड कमीशन भी कहते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। ये जो बर्टलैंड कमीशन होती है 1987 में डिसॉल्व हो जाती है। मतलब ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देती है, जिस रिपोर्ट का नाम होता है आवर कॉमन फ्यूचर। बर्टलैंड रिपोर्ट अपने तरह की एक पहली ऐसी रिपोर्ट बनती है जिसमें बताया जाता है कि हमें नीड है एक ऐसे फॉर्म, ऐसी कंसेप्ट को एड्रेस करने की जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट लंबे समय तक हमारा, अगर हमें उसके साथ काम करना है तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज का बताया जाता है कि हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के साथ ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं बाय द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड। अब ये होगा किससे? थ्रू कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें यह भी बताया जाता है कि अगर हमें ये सब अचीव करना है तो कोई एक देश आकर सामने आकर ये नहीं बोल सकता कि हम तो भाई सबका ठेका हमने ले लिया है, हम ही सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कॉपरेशन की इसमें सख्त से सख्त ज़रूरत है बहुत से सारे देशों की, जो कि अभी इकोनॉमी क्या तो ग्रोथ कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो ये होती है बात हमारे अर्थ समिट के 20 साल पहले की। अब हम देखते हैं अर्थ समिट जब होती है 1992 में, अब क्या होता है। तो 1992 में UNCED जो है वो यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका बहुत ही फेमस नाम है अर्थ समिट या रियो समिट हम बोलते हैं। तो इसमें कुछ यहाँ पर फंडामेंटल्स बताए जाते हैं कि ये हमें ध्यान में रखने हैं, यह कुछ रिपोर्ट बनाई जाती है। सबसे पहले का जो हमारा प्लान होता है वो होता है रियो डेक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक
एक प्रेस रिलीज हम जान सकते हैं कि एक एजेंडा रहता है इस वर्ल्ड समिट का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एजेंडा 21। एक एजेंडा बनाया जाता है कि 21st सेंचुरी में हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट प्रिंसिपल से कुछ स्टेटमेंट निकाली जाती हैं, UNFCCC का कन्वेंशन आता है, और साथ ही साथ लास्ट में आता है हमारे पास CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियो डेक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये पॉलिटिकल डेक्लेरेशन है जो कि ये कहती है कि जो नेचर है वो हमारे इंटीग्रल इंटरडिपेंडेंट पार्ट है। हमारा सबसे बड़ा घर हमारा ही प्लेनेट अर्थ ही है और कोई नहीं। तो इसमें बताया जाता है कि जो हमारी हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का और इंटरडिपेंडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पूरे प्लेनेट से पेड़ हटा दें, जड़ से खत्म कर दें, तो क्या इस प्लेनेट पे फर्दर लाइफ आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। अगर हमने पेड़ों को हटा दिया, कार्बन सिंक हमारे पास रहेगा नहीं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन ऐसा खुले में पड़ा रहेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। इनहेलिंग करेंगे कुछ टाइम तक तो सही रहेगा, पर अल्टीमेटली सारे लोग मर जाएंगे। तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है नेचर से। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 27 प्रिंसिपल्स भी दिए जाते हैं कि जिनको फॉलो करके ग्लोबल पार्टनरशिप कर सकते हैं बहुत सारे देश इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को यहाँ पर करने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स आर द सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अल्टीमेटली क्या है कि ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पर सारा कचरा फैला रखा है। अल्टीमेटली जो है वो ह्यूमंस ही सारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं बड़े बड़े लेवल पे, पेड़ों को काट देते हैं, पानी में गंदगी मचा देते हैं। हर चीज़ ह्यूमन बींग से ही सेंटर्ड रहती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये क्लियर करता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अचीव करना है तो ह्यूमन बींग्स को सबसे पहले हमें कंसर्न में लाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग से ही हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिप्लीट हो रहा है। और इसमें कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स को एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीनी चाहिए नेचर के साथ साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमंस तो अपनी आराम से लाइफ जी रहे हैं और नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नेचर के साथ रहते रहते हार्मनी के साथ ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हायर quality of life for all people, states should reduce the and eliminate unsustainable patterns of production and consumption। अब अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें चाहिए, तो इसमें इस कन्वेंशन में कहा जाता है कि जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को या तो रिड्यूस करना चाहिए या पूरे तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए। अब अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वुड की बहुत ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब वो देश क्या करेंगे, उस एरिया में क्या होगा, जितने पेड़ होंगे सब काट डालेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डिमांड है कम, उन्होंने काट दिया ज़्यादा। अब वो अनसस्टेनेबल हो गया ना। जितने पेड़ हम उगा सकते थे, मतलब जितने पेड़ों को हम बचा सकते थे, उतने हमने और काट लिए, और ज़्यादा टाइम लगेगा हम दूसरे पेड़ों को उगाने के लिए। तो ये अनसस्टेनेबल हो गया नेचर के लिए। तो इसमें ये बताया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है स्पेशल सिचुएशन एंड नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप्ड। अब इसमें कहा जाता है कि जो कंट्रीज इन्वायरमेंटली वल्नरेबल हैं, मतलब जो इन्वायरमेंटल जो हमारा डिप्लीशन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा खतरे में है, हमें उन पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, हमें उन्हें स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। क्योंकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में होता क्या है कि उन्हें उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती नहीं कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम कर सकें। वो नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर ही अपना सारा काम करते हैं, रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वो करना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए ये कहा जाता है कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो ऐसी कंट्रीज़ जो कि इन्वायरमेंटली यहाँ पर वल्नरेबल हैं, उन्हें हमें स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा देश जो कि एक ऐसी एक्टिविटी करता है जिसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे एडवर्स हो, उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। किसी भी ऐसी एक्टिविटी का जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करे। इससे होगा क्या कि उस देश का एक बायोडाटा बनेगा कि क्या भाई इसने क्या यहाँ पर कितने पेड़ काटे हैं, कितना कूड़ा कचरा इसने फैलाया है, ठीक है, किसी भी झील या तालाब में। तो इसका असेसमेंट
होकर क्या होगा कि वो देश जो है वो आगे के लिए प्लान अच्छे बनाएगा। तो ये सब इसमें कहा जाता है। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है वीमेन हैव अ वाइटल रोल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो वीमेन को भी हमें यहाँ पर इनको इंक्लूड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें, चिपको आंदोलन में भी जो विमेन थी वो ही सबसे ज़्यादा आगे आई थी। तो इसीलिए विमेन को एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का। तो इसीलिए विमेन के फुल पार्टिसिपेशन एसेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। साथ ही साथ इंडिजिनियस पीपल और कम्युनिटीज़ जो कि इन्वायरमेंट के पास रह रही हैं, नेचर में रह रही हैं, उनका भी यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी। कोई एक शहर का बंदा अगर हम उसे जंगल में रहने वाले लोगों के पास भेज दें और कहें कि भाई इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करो, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसके पहले उसे ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइप की टोपोग्राफी यहाँ की है, किस टाइप के जो पेड़ हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, क्या हम जो चेंज ला रहे हैं वो इसके लिए सुटेबल है कि नहीं। उसे इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए इंडिजिनस पीपल और वहाँ की रहने वाली कम्युनिटीज़ का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से ही या तो वो नेचर वर्शिप करते हैं, अपनी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो नेचर के सेंट्रिक ही करते हैं। तो इससे होता क्या कि उनके पास नॉलेज ज़्यादा हो जाती है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर अचीव कर सकें। तो लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशंस और यूएन की अदर अथॉरिटीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। इसमें 21st सेंचुरी के लिए कुछ ऐसे मेजर्स बताए गए हैं जिसको यूज़ करके जो 21st सेंचुरी है वो अपने इन्वायरमेंटल रिस्क को यहाँ पर कम कर सकती है। तो इस एक्शन एजेंडा में ये बताया गया कि हमें इसको हर लेवल पर एग्जीक्यूट भी करना है, भले ही वो लोकल लेवल पर हो, ग्लोबल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, बाय द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें जो गोल्स हैं हम उन्हें 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 सेक्शन हमें देखने हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है कि जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस का यहाँ पर बात की जाती है, जैसे कि कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, प्रमोटिंग हेल्थ। इसमें ये सब चीज़ों का यहाँ पर ब्यौरा दिया जाता है। सेकंड सेक्शन हम देखें तो इसमें कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन करनी है, डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करना है, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। थर्ड आता है द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, ठीक है। अब जो मेजर ग्रुप्स हैं किसी भी कम्युनिटी में उनका क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। सबसे पहले चिल्ड्रन एंड यूथ। अगर हम बच्चों को या यूथ को ये सिखाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है हमारा इसका लाइफ पे, तो जो वो बच्चे होंगे या जो यूथ होगी वो अवेयर रहेगी इस चीज़ के बारे में। कोई भी ऐसा अगर मुद्दा उठा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर ये क्या हो रहा है तो वो उसमें अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विमेन। अब विमेन का भी पार्टिसिपेशन हमने ऊपर देखा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे। साथ ही साथ कुछ एनजीओज, लोकल अथॉरिटीज़, बिजनेस, इंडस्ट्री वर्कर्स, ये सारे कुछ ऐसे लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल, वहाँ की कम्युनिटीज़ जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर सकती हैं। तो सेक्शन 3 में इसकी बात की जाती है। सेक्शन 4 में कहा जाता है कि इन सभी मीन्स को हमें साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कि साइंटिफिक तरीके से कैसे, कि हम सबसे पहले एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, इसका पंगा क्या है। उसके बाद टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी डेवलप करें जिसके ज़रिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हम उसे अचीव कर सकें, और कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी बना के रखें क्योंकि अल्टीमेटली इन सब में पैसा लगने वाला है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है प्रिंसिपल्स की ग्लोबल कंसेंसस ऑन द मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है। नॉन लीगली बाइंडिंग मतलब अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कुछ हमें फॉरेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताए जाते हैं, ठीक है।
मोटा मोटी देखें तो इसमें हमें बस फॉरेस्ट की बेनिफिट्स ही बताए जाते हैं कि फॉरेस्ट हैं क्या। तो फॉरेस्ट एक एसेंशियल टूल है हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ सारी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हर तरीके के फॉरेस्ट पर अप्लाई होते हैं, भले ही वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पे हो, क्लाइमेटिक जोन्स में हो, या नेचुरल हो या प्लांटेड हो। हर तरीके से जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट लैंड शुड बी सस्टेनेबली मैनेज। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज और फॉरेस्ट लैंड को हमें सस्टेनेबली मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेस्ट में जो फॉर एग्जांपल लकड़ी है, फॉरेस्ट में गए, सारे पेड़ काट दिए, लकड़ी ले आए और फॉरेस्ट को यहाँ पर काट दिया, सारा बंजर बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो फॉरेस्ट की लैंड है हमें उसे भी अच्छे तरीके सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड पर होता क्या है कि जो वहाँ की ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ होती हैं वो ओवर ग्रेजिंग करा देती हैं, अपने जानवरों को वहाँ छोड़ देंगे, पूरे दिन खाते रहेंगे। एक टाइम पे क्या होगा कि वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, ना तो वहाँ खेती होगी ना कोई यहाँ पर पेड़ उगेगा। ठीक है। तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हैम्पर होता है। उसके बाद अप्रोप्रिएट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ एयरबॉर्न पॉल्यूशन। उसके बाद हमें प्रोटेक्ट्स को एयरबॉर्न पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जैसे कि पेस्ट डिजीजेस, पेस्टिसाइड जो हम डालते हैं उसके ज़रिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज शुड रिकॉग्नाइज। अब जो भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। ठीक है, क्या उनके कल्चर पर इम्पैक्ट होगा इनकी पॉलिसीज़ का, वो इन्हें अच्छे से मॉनिटर करके बाद में इम्प्लीमेंटेशन उसका करना चाहिए। उसके बाद विमेन का यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन चाहिए हर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में। और लास्टली फॉरेस्ट कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को एक इंटीग्रेटेड वे में यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये हुई बात हमारे फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसका काम है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना। ठीक है, एड्रेस करना मतलब कि इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढना। इसमें देखा जाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक जो कंसनट्रेशन है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की, वो सब्सटेंशियल इंक्रीज हो रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसमें ये भी नोट किया जाता है कि हिस्टोरिकल करंट ग्लोबल एमिशंस की बात करें तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज से आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि अगर हमें स्टेबलाइजेशन चाहिए ग्रीन हाउस गैस के कंसनट्रेशन का, तो हमें क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर कॉम्बैट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें इंश्योर करना चाहिए कि एडिक्वेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसमें यह भी बताया जाता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो इसमें लीड लें, वो आगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एमिशंस होता है वो हमने यहाँ पे देखा कि डेवलप्ड देशों से होता है। तो डेवलप्ड देशों के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने आएँ और लीड लें, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसे कॉम्बैट कर सकें और उसके रिजल्ट्स को हम थोड़ा कम कर सकें। तो इसी को देखते हुए जो UNFCCC है, अब हमने इसमें बात तो कर ली कि डेवलप कंट्रीज़ में ये सारा एमिशन हो रहा है। अब ऐसी कौन सी डेवलप कंट्रीज़ है जिनसे हो रहा है, तो इसमें हमें ये बताया गया है। तो इसके लिए हमारे पास 4 एनेक्जर दिए गए हैं, जिसमें से पहले एनेक्जर में वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं या इकोनॉमीज़ में ट्रांजिशन देखते हैं। तो एनेक्जर 1 में हमारे पास टोटल 43 नेशंस आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। तो 43 अलग देश और जो यूरोपियन यूनियन है उसके अलग देश जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज है वो पहले एनेक्जर में आते हैं। सेकंड है कि 24 देश और EU के ऐसे मेंबर जो कि OECD का पार्ट हैं, जो कि जो डेवलपिंग देश हैं उनको यहाँ पर सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करें कि हाँ हम तुम्हें ऐसा पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाओ, पैसा हम दे देंगे। तो इनमें ये देखा जाता है। थर्ड आता है लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। अब जिनके पास बहुत ही कम पैसा है वो थर्ड में आते हैं। और फोर्थ में ऐसे आते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। 49 नेशंस ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड। तो UNFCCC का जो मेजर आउटकम हमें देखने को मिला वो होता है क्योटो प्रोटोकॉल। दिसंबर 1997 में जो डेलीगेट्स थे क्योटो जापान में, वो एग्री करते हैं कि जो UNFCCC है वो डेवलप्ड देश हैं
उनको ये कहता है कि हाँ तुम अपने एमिशन को रिड्यूस करो। तो इसके बिहाफ पर जो क्योटो में लोग रहते हैं जापान के, वो भी हामी भर देते हैं और इसी को हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा जाता है कि अपने जो एमिशन है उसको कम करो, कुछ ऐसा टारगेट सेट करो कि इस पर्टिकुलर ईयर तक हमें अपने जो एमिशंस हैं उसे इस परसेंटेज तक कम करना है। तो इसमें ये बताया जाता है। अब नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें ये बताया जाता है कि बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेटली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें और फ्यूचर की जनरेशन की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनको इम्पोर्टेंट भी रियलाइज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अब इन बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं इनका भी यहाँ पर एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक ख़त्म कर देंगे तो होगा क्या अल्टीमेटली कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो लोग कहते हैं कि टाइगर को बचा लो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे टाइगर को क्यों बचा लो, वो तो दूसरे जानवरों को खा जाता है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो घास खाते हैं, ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। अब अगर हमने टाइगर को एक्सटिंक्ट कर दिया, हर्बीवोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी, वो सारे पेड़ सारी घास खा डालेंगे और जमीन जो है बंजर हो जाएगी। अब टाइगर का रोल ये है कि हर्बीवोर्स की यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करे, बढ़ने ना दे, बैलेंस बना के रखे इन्वायरमेंट में। तो ये रोल होता है हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। अगर हम इसे ही एक्सटेंड कर देंगे तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अल्टीमेटली। तो हमारे पास कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करके रखना है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबली यूज़ करना है, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करनी है सारे बेनिफिट्स की जो भी बायोलॉजिकल यहाँ पर हमें मिलती हैं। तो इसके सबसे मेजर तीन आउटपुट निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, सेकंड आता है एची टारगेट्स, थर्ड आता है हमारे पास नगोया जेनेरिक रिसोर्स प्रोटोकॉल। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी में ये बताया जाता है कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी सेफ हैंडलिंग करनी है, ठीक है, एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी से हमने जो भी ऑर्गेनिज्म बनाए हैं हम उसका यूज़ करें इन दी प्लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसका हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को ना मिले हमारे इन्वायरमेंट के। ये 2000 में अडॉप्ट कर लिया गया है। उसके बाद आते हैं एची टारगेट्स। इनका ये काम होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उनको एड्रेस करें, सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करें, इकोसिस्टम को सेफ गार्ड करें और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पर बना के रखें थ्रू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। उसके बाद आता है नगोया प्रोटोकॉल। इसमें ये कहा जाता है कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना हमें नेचुरल रिसोर्सेज के, हमें उसे इक्वली शेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक इक्विटेबल वे में हम यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब लास्ट में आता है हमारे पास टॉपिक 2 डिकेड्स आफ्टर द अर्थ समिट। मतलब अर्थ समिट 1992 के 20 साल बाद अब की क्या कंडीशन है। तो यूनाइटेड 1992 के 20 साल के बाद की ये सिचुएशन है कि अभी तक हमने तो इतनी सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस कर ली, पर जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो भी सफ़र कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, फिश स्टॉक जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, फर्टाइल लैंड बच नहीं रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। तो ये सब 1992 के 20 साल बाद भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ये सब देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि रियो प्लस 10 मतलब 2002 में एक समिट और होती है जो कि होती है जोहानिसबर्ग में। तो रियो समिट के 10 साल बाद जो समिट होती है जोहानिसबर्ग में, इसका इम्पोर्टेंस रहता है कि हमें पॉवर्टी एरेडिकेशन करना है, कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं उसको चेंज होने से बचाना है, नेचुरल सोर्स को बचाना है,
ठीक है, जो कि एसेंशियल पार्ट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये सब वही पुरानी बातें हैं। तो लास्टली हमें ये बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लानिंग हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, उससे कुछ खास फर्क यहाँ पर पड़ नहीं रहा है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंटेंसिफाई होती जा रही हैं ग्लोबली। अगर हम 2005 के मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट को देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो 50 साल बीते हैं, ठीक है, ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों से जो ह्यूमंस हैं उन्होंने इकोसिस्टम को बहुत ही फास्टर पेस से चेंज करके रख दिया है। ठीक है, अगर हम पीछे ह्यूमन हिस्ट्री में जाके देखें तो जिससे कि एक इरिवर्सिबल लॉस हमें देखने को मिल रहा है डाइवर्सिटी ऑन दी अर्थ। और लास्टली हमें ये बताया गया कि एक क्रिटिकल अप्रेजल। अब अप्रेजल निकलेगा क्या कि 1992 से एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। बहुत सारे इनमें बाइंडिंग हैं, बहुत सारे नॉन बाइंडिंग हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग रेंज के आते हैं जो कि कुछ सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को भी यहाँ पर एड्रेस करते हैं। इन सभी के बावजूद जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो इंटेंसिफाई होती जा रही हैं। अब कुछ यहाँ पर आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि ग्लोबल इन नेचर हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल है, ठीक है, हर किसी पे उसका इम्पैक्ट होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया अगर ग्लोबल एमिशन कर रहा है तो इंडिया पे ही उसका इम्पैक्ट होगा, ये ग्लोबल है। इसको करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए हमारे पास कॉपरेशन की कमी है, तो हमें कॉपरेशन को लाना चाहिए। बहुत सारे देश मिलकर आए, कुछ स्टेप्स उठाएं इसको लेकर। तो हमें फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है। सेकंड है कि रैपिड ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। उसके बाद जो इंट्रा कंट्री इनकम इनक्वालिटीज हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिसके पास पैसा है वो तो उसके पास लग्जरी है कि वो इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, पर वहीं उसके पास उसके साथ ही रहने वाला जो गरीब इंसान है, गरीब तबका है, उसके पास इतने पैसे नहीं जो इनकी लग्जरी को यहाँ पर अफोर्ड कर सके। तो जिसकी वजह से इनक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट्स के पास इन्हें जाना होता है कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स हम लिख सकते हैं जो कि हमारे यूनिट को भी यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो ये खत्म होता है हमारा इसका यूनिट नंबर 6। थैंक यू सो मच।